हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान अवस्था में है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, ये हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे। और ये जो बल होता है कि अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है उस बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लॉरेंज बल पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो मान लीजिए कोई एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यहां पर कोई एक आवेश जो है, मान लीजिए एक कोई प्लस क्यू आवेश क्या है, यहां पर स्मॉल v वेग से गतिमान है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, यानी कोई आवेश चल रहा हो, गति कर रहा हो, तो अगर आवेश गतिमान है तो उस पर जो लगने वाला बल है उसी का हमें व्यंजक प्राप्त करना। मान लीजिए ये आवेश जो है वो स्मॉल v वेग से इस दिशा में गतिमान है। आप मान सकते हैं, यही सारी चीजें हमें लिखना भी है कि माना एक प्लस क्यू आवेश स्मॉल v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v में गतिमान है और ये वेक्टर v के साथ मान लीजिए थीटा एंगल कोण बना रहा है। तो इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा, ये बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है। यानी आवेश इस दिशा में गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो इस पर लगने वाला बल होगा वो इधर ऊपर की तरफ। आपको हमेशा याद रखना है कि जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है वो हमेशा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है। यानी बल जो है इस दिशा में कार्य कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये है और ये स्मॉल v वेग से इस दिशा में गतिमान है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री के कोण पर क्या है, गति कर रहा। तो सारी चीजें लिख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश एक समान, नोट बनाते चलिए आप लोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b में स्मॉल v वेग से थीटा कोण पर गति कर रहा है। मान लेते हैं कोई एक परीक्षण आवेश हम लोग ले लेते हैं प्लस क्यू, जो कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्मॉल v वेग से थीटा डिग्री पर गति कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर आवेश गति करेगा तो ही उस पर बल लगता है। तो अगर यहाँ पर यह गति कर रहा है तब उस पर या उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, मान लीजिए वेक्टर एफ, लगने वाला बल जो होता है वो नंबर 1 लिखेंगे, उस आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है वेक्टर एफ है, ये आप लिखेंगे आवेश के परिमाण, जो आवेश आपका गतिशील है उसके परिमाण, तो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा Q के, क्योंकि हमने आवेश को माना है कैपिटल स्मॉल q, तो जो आवेश का परिमाण है उसके उस पर क्या होगा, ये जो बल होगा ये उसके अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात जो होती है वो होती है कि ये जो बल है ये चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि लगने वाला जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। आप इसको नोट बनाते चलेंगे, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात
जो एफ है, वेक्टर एफ है, ये अनुक्रमानुपाती होता है बी के, यानी बी का जो वेक्टर वी चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जो ये बल है, चुंबकीय जो बल है जिसको हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, ये चुंबकीय बल जो आपका वेक्टर वी और वेक्टर बी, ये वेक्टर वी जो कि वेग है और वेक्टर बी जो कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच जो ये एंगल है इसके साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि लगने वाला बल नंबर 3 में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी तथा आवेश के वेग वेक्टर वी के बीच बनने वाले कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आप इसमें लिखेंगे एफ अनुक्रमानुपाती v इंटू साइन थीटा। आप क्या करेंगे, ये जो बल है, ये जो आपका इस पर लगने वाला जो वेक्टर एफ बल है इसका घटक करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा थीटा की तरफ का, आपने पढ़ा होगा वेक्टर एनालिसिस में, वो होता है आपका v cos थीटा, और थीटा के विपरीत में देखेंगे तो ये जो बल है ये होता है v sin थीटा और ये होता है v cos थीटा। तो इसके जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसके v sin थीटा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसीलिए हमने इसको लिख लिया कि वेक्टर जो f है ये अनुक्रमानुपाती होगा v sin थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे और इसको समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से देखेंगे इधर सभी में एफ है तो आप लिख सकते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू इंटू वी साइन थीटा, आप ये लिख सकते हैं। यहां से ये चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट मान लीजिए के है इंटू क्यू इंटू वी साइन थीटा। यदि यहाँ पे जो के का मान है वो 1 हो, के का मान 1 हो तो यहां से आप लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू वी और इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका सूत्र। यानी अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो बराबर होगा उस आवेश के परिमाण तथा चुंबकीय क्षेत्र, उसके वेग तथा उसके बीच जो चुंबकीय क्षेत्र और जो वेग होता है उसके बीच जो लगने वाला, उसके बीच जो बनने वाला कोण होता है उसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह सूत्र आप यहां से ज्ञात करेंगे। आप आगे लिखेंगे कि इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं, इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए लॉरेंज बल क्या है तो आप यही सूत्र लिखेंगे। अगर परिभाषा की बात की जाए लॉरेंज बल की तो आप सिंपली एक बार ध्यान से सुनिए और उसको नोट कर लीजिए कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, या ऐसे लिखेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। उसका सूत्र आपको यहां पर मिल गया कि एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी साइन थीटा। अब अगर हम क्या करें इसी समीकरण का, ये तो आपका मुख्य सूत्र हो ही गया, अगर हम इसी का क्या करें इसको सदिश रूप में लिखें तो अगर ये पूछा जाए कि लॉरेंज बल का सदिश रूप क्या होगा तो आप लिख सकते हैं लॉरेंज बल का सदिश रूप। तो लॉरेंज बल का जो सदिश रूप होगा, आप जानते हैं कि ये आवेश जो है ये एक नियतमान होता है। यहां पर तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू, आप आवेश को बाहर निकालिए और आपका बचेगा V इंटू वी साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं F इक्वल टू क्यू और इसको लिख सकते हैं वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। क्यों? तो आपने पढ़ा होगा
सदिश निरूपण में कि सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है वो साइन थीटा में लिखते हैं और सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो कॉस थीटा में लिखते हैं। तो ये क्या है आपका सदिशों का, यहाँ पर देखिए तो इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, सदिशों के सदिश गुणनफल में। तो आप लॉरेंज बल का सदिश रूप जो है इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि F इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर वी इंटू वेक्टर बी। अब यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियां होती है, उन विशेष स्थितियों पर चर्चा करते हैं। माना यहाँ पर लिखेंगे यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो ये आवेश के वेग की दिशा है ये एक दूसरे के समांतर हो, यानी आवेश भी आपका इसी दिशा में गतिशील हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है। यानी आवेश के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर समान है तो उस स्थिति में थीटा का मान 0 हो जाता है। तो ये मान जब आप समीकरण नंबर 4 में लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान आप लोग जानते होंगे कि साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहां पर आप लिख लेंगे कि चूंकि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 इसीलिए F इक्वल टू 0। यानी अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो 0 होगा, आपको यहां से दिखाई दे रहा। दूसरी कंडीशन, ये तो पहली स्थिति थी। सेकंड कंडीशन आप लिखेंगे कि यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, आवेश जो है इस तरफ गति कर रहा है, मतलब आपके एकदम से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत में। इस प्रकार से अगर गति कर रहा है तो थीटा का मान क्या होता है, 180 होता है। फिर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4 से Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन 180। यहाँ से आप, यही सूत्र है आपका, मेन सूत्र जो है यही है। तो यहाँ से 180, अब साइन 180 का मान भी हम लोग जानते हैं कि साइन 180 डिग्री इक्वल टू होता है 0 डिग्री। तो इस पूरे का मान 0 होगा, तो 0 से सब में गुणा होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस बात से हमें ये बात पता चलती है इस सूत्र से कि अगर आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, यानी आवेश इस दिशा में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, या आवेश इस तरफ आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो उस स्थिति में जो लगने वाला बल होता है वो भी 0 होता है। तीसरी स्थिति लिखेंगे, तीसरी स्थिति आपको लिखना है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू 90 का मतलब ये जो आवेश है इस दिशा में है और जैसे आवेश इस दिशा में गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ हो। इस प्रकार से अगर चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लीजिए ये वाला है चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला आवेश है, तो इस स्थिति में थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां से आप लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से हो जाएगा F मैक्स। F मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। F मैक्स इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वी इंटू बी और साइन 90 का मान 1 होता है। यानी अगर आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है तो उस स्थिति में जो लगने वाला बल होता है, जो कि लॉरेंस बल है, वो क्या होता है, अधिकतम होता है। आपको ये बात नोट कर लेनी है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के गति की दिशा परस्पर लंबवत है तो उस स्थिति में जो चुंबकीय बल का मान होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। अब ये जो हमारा सूत्र आया है इससे हम एक और सूत्र बना सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए। जैसे यहां पर हमने जो ये V है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये वेग की दिशा और ये आवेश है और ये लगने वाला बल है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लिखेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए इसको आप लिखेंगे, हम यहां से जानते हैं कि F मैक्स इक्वल टू होता है Q इंटू वी। तो यहां से अगर हम B का मान निकालें तो V इक्वल टू हो जाएगा, आप देखिए तो यह है F मैक्स अपान Q और V क्या होगा आपका नीचे आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर आपको ज्ञात करना, आपको बल मालूम है, आवेश का परिमाण और वेग मालूम है, तो आप चुंबकीय क्षेत्र का मान इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका हम मात्रक लिख लेते हैं।
तो अगर हम मात्रक की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक होता है 80 यानी एम्पियर सेकेंड होता है, और वेग का मात्रक भी आपका होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका यहाँ से जो मात्रक आएगा वो आ जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर, और सेकंड कैंसिल हो गया और बचा क्या, मीटर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हो जाएगा आपका ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक। एसआई पद्धति में अगर इसका मात्रक पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र का, तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है टेस्ला। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, एग्जाम में ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से नोट्स बना लीजिए इसका। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉरेंज बल क्या है। अगर लॉरेंज बल पूछता है तो आपको यही लिखना है। एक बार मैं फिर से आपको लॉरेंज बल की परिभाषा बता दे रहा हूं कि किसी विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसी बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। और आपको हमेशा याद रखना कि जो चुंबकीय बल होता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्य करता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही हमेशा होता है, आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छा समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।